नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के लिए संस्कृत में अपन व्याकरण में पढ़ रहे थे संधि। पीछे की कक्षाओं में अपने स्वर संधि और व्यंजन संधि कंप्लीट हो चुकी है। आज आगे अपन पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में सर्वप्रथम इसकी परिभाषा के रूप में अपन लिख सकते हैं परिभाषा। विसर्ग संधि की परिभाषा, जब किसी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल होता है तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। विसर्ग के साथ, विसर्ग के बाद किसी स्वर वर्ण का या व्यंजन वर्ण का मेल होने से उनमें जो विकार होता है, परिवर्तन होता है, तो वहाँ पर विसर्ग संधि मानी जाती है। फिर है विसर्ग संधि के प्रकार। प्रकारों में अपन इसमें लिख सकते हैं विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन के आधार पर विसर्ग संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है, जिनमें एक आपके सत्व विसर्ग संधि, सत्व विसर्ग संधि। दूसरी है उत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि। और तीसरी है अरुत्व विसर्ग संधि। तो मुख्यतः विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन के आधार पर विसर्ग संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। सत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि और रुत्व विसर्ग संधि। इनके अलावा 2 प्रकार और भी माने जाते हैं इनमें। इसमें एक तो लोप विसर्ग संधि होती है और दूसरी लोप विसर्ग दीर्घ संधि भी होती है। अपने मुख्यतः सिलेबस के अनुसार इन 3 का ध्यान रखना है। इन 3 को ही आगे अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो इन तीनों प्रकारों में से अभी अपन ले रहे हैं सत्व विसर्ग संधि। तो अभी इनको मैं आगे विस्तार से अपन पढ़ेंगे सत्व विसर्ग संधि। इनको मिटा देता हूँ। अब ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी और परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछा जाता है यहीं से या तो किसी भी उदाहरण का संधि विच्छेद करके संधि का नाम पूछा जाता है या किसी भी उदाहरण को संधि युक्त करके संधि का नाम पूछा जाता है। तो कैसे उनकी पहचान होती है, कैसे अपन संधि युक्त करते हैं, कैसे विग्रह करते हैं,
तो इनका अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो अब अपन पढ़ रहे हैं इसमें सर्वप्रथम सत्व विसर्ग संधि। अब इसकी क्या पहचान है, सत्व विसर्ग संधि कहाँ पर होती है, क्या इसकी पहचान है, कैसे अपन पहचान करेंगे, फिर कैसे अपन विग्रह करेंगे, इनको अच्छे से देखिएगा। तो इसकी पहचान है, विसर्ग के परे, विसर्ग के परे खर वर्ण, खर वर्ण का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों स, यानी कि तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स, इन वर्णों को अपन कहते हैं खर वर्ण। विसर्ग के परे खर वर्ण के रहने पर, खर वर्ण के रहने पर विसर्ग के स्थान पर दंत्य श होता है। विसर्ग के स्थान पर दंत्य स होता है। बस इतना ध्यान रखना है। इसको और अच्छे से समझने के लिए देखिए, यहाँ देखिए, विसर्ग पूर्व पद के अंत में विसर्ग, विसर्ग के बाद खर वर्ण, यहाँ पर क्या आएगा, खर वर्ण। खर वर्ण का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। ऐसी स्थिति हो तो पूर्व पद के अंत में विसर्ग और इस विसर्ग के तुरंत बाद खर वर्ण, ये स्थिति हो तो इस विसर्ग के स्थान पर दंत्य स होता है। इस बात का ध्यान रखना। यह स्थिति अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि प्रथम पद के अंत में क्या होना चाहिए, विसर्ग, और उत्तर पद का पूर्व वर्ण क्या होना चाहिए, या तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण का मतलब क्या हुआ, जैसे क वर्ग है तो क वर्ग से क और ख, च वर्ग है तो च वर्ग से च और छ, ट वर्ग से ट और ठ, त वर्ग से त और थ, प वर्ग से प और फ। तो इन सभी को अपन कहेंगे, ये सभी प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे वर्ण खर वर्णों के अंतर्गत आते हैं और आगे अलग से तीनों स दिए हैं। ऐसी स्थिति होती है तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य स होता है। इसका ध्यान रखेंगे। कोई भी उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण मैंने लिखा, नामा है प्लस ते। अब इसको ध्यान से देखिएगा, यह पूर्व पद है, यह उत्तर पद है। इस पूर्व पद के अंत में विसर्ग, विसर्ग होना चाहिए। देखो विसर्ग आ रहा है। उत्तर पद का पूर्व वर्ण, ये उत्तर पद का पूर्व वर्ण, इनमें या तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण हो या इन तीनों स में से कोई स हो। ऐसी स्थिति हो तो विसर्ग के स्थान पर स होता है। तो यहाँ पर देखिए तय आ रहा है, तो तय वर्ग का पहला वर्ण हो गया। अब विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा, श। अब अपन परिवर्तन सिर्फ इतना ही होना है, बाकी कुछ नहीं होना। इसके ये देखिए, इसका ध्यान रखना, ये हलंत वर्ण है। हलंत वर्ण का मतलब आधा आएगा। तो यहाँ विसर्ग और विसर्ग के स्थान पे यह बन गया स, और पूरा अपन लिखेंगे तो ये बन गया नमस्ते। तो इस प्रकार से इनका ध्यान रखना। आगे और अच्छे से इसको देखिए। ये तो अभी जैसे सिर्फ दंत स का बताया मैंने, मूल रूप से दंत स होता है, लेकिन इसमें देखिए अपने तालव्य स भी होता है, मूर्धन्य स भी होता है और दंत्य स भी होता है। मूल रूप से तो यही होता है, लेकिन ये भी आते हैं। तो कहाँ ये आएंगे, इनके बारे में अपन अभी आगे देखेंगे। आगे देखिए,
तो देखिए इनका ध्यान मूल रूप से इसमें 3 स्थितियाँ बनेगी। एक तो देखिए ध्यान रखना आपको, विसर्ग और विसर्ग के तुरंत बाद च या छ वर्ण हो तो सीधा सीधा विसर्ग के स्थान पे बना देना है तालवे से। वैसे मूल रूप से दंत स ही बनता है, लेकिन आगे स्तो ना स्तो सचुत्वा होकर के इसका ये स हो जाता है। अपन को सीधा ध्यान में रखना है कि विसर्ग और विसर्ग के बाद में च या छ आ जाए तो विसर्ग के स्थान पे स कौन सा बनेगा? तालवे। इसका ध्यान रखना सीधा सा। दूसरी स्थिति इसमें ये भी है कि विसर्ग और विसर्ग के बाद ट या ठ इनमें से कोई वर्ण आता है तो इसके स्थान पे बनेगा मूर्धन्य से। इन दो का ध्यान रखना, बाकी जो कोई भी स्थिति हो उनमें अपने दंत स बन ही रहा है, तो इनका ध्यान रखना। इनके अलावा मैंने बताया था वर्गों में आए तो इस प्रकार से तीनों स भी आते हैं, तो स का ध्यान रखना है। तालवे स आता तो तालवे से, मूर्धन्य से आता तो मूर्धन्य से, तो इस प्रकार से ध्यान रखना। ये तीनों स्थितियाँ आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। उदाहरण देखिए इनका अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण बताया था नमस्ते वाला, इनके अलावा जैसे उदाहरण है विष्णु प्लस त्राता, विष्णु प्लस त्राता। अब इसको ध्यान से देखिए, पूर्व पद गान्ते वर्ण क्या है? विसर्ग। जैसे इनके अलावा तीसरी स्थिति मैंने बताया था आपको, विसर्ग और विसर्ग के बाद में खर वर्ण, तो विसर्ग के स्थान पे मूल रूप से ये दंत स बन ही रहा है। तो अब इसके अंदर देखिए विष्णु हूँ, विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के तुरंत बाद त्रय आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर त्रय आ रहा है। त्रय इन पांचों वर्गों का न तो कोई पहला वर्ण है न कोई दूसरा वर्ण है, और न ही तीनों स के अंतर्गत है। त्रय को देखते हुए विचलित नहीं होना है। त्रय दो तय प्लस र इनके योग से बनता है, तो ये तय आ गया ना, और तय खर वर्णों के अंदर आता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अभी इसका नियम लागू हो रहा है। विसर्ग भी है, विसर्ग के बाद में तय भी है, तो अब इस विसर्ग के स्थान पे स बनना है। तीनों स में से स बनाए कौन सा? देखिए विसर्ग के बाद में च या छ हो तो हमें तालवे स बनाना है। विसर्ग के बाद में ट या ठ आए तो हमें मूर्धन्य स बनाना है। अन्य कोई भी स्थिति आए दंत स बनना है। इसमें देखिए न तो च या छ न ही ट या ठ, तो अब बनेगा कौन सा? तो दंत स, इसके स्थान पे आ जाएगा दंत स, और ये नाम बन जाएगा आपके विष्णु त्राता। यह हो गया इसका इस स्थिति का उदाहरण। इसका देख लीजिए कोई भी उदाहरण, जैसे मैंने लिखा राम है प्लस च, राम है प्लस च। पूर्व पद गान्ते वर्ण विसर्ग, विसर्ग है, बाद में च या छ के लिए तो ये स्थिति है। तो विसर्ग और विसर्ग के बाद में च या छ आए तो तालवे स होता है, तो च आ रहा है, तो अब विसर्ग के स्थान पर सीधा सा है, ये तालवे स बन जाएगा, और ये आपके नाम बन गया रामश्च। इस प्रकार से इस स्थिति का चाहे कोई भी उदाहरण आए उसको आसानी से किया जा सकता है। तीसरी स्थिति का उदाहरण देख लीजिए, जैसे उदाहरण है धनु प्लस टंकार है, धनु प्लस टंकार है। पूर्व पद के अंत में विसर्ग, पूर्व पद के अंत में विसर्ग, बाद में ट, यानी कि ये स्थिति लागू हो रही है, ट आ रहा है, तो अब सीधी सी बात बाद में ट आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पे स कौन सा बनना है? मूर्धन्य स।
अब इसके स्थान पे मूर्धन्य स बन जाएगा और ये नाम बन जाएगा आपके धनुष टंकार। तो ये आपको प्रत्येक स्थिति के उदाहरण ध्यान में रखिएगा। मूल रूप से जब परिवर्तन होता है तो मूल रूप से विसर्ग संधि के अंदर, सत्व विसर्ग संधि के अंदर दंतेस्य होता है, लेकिन बाद में आने वाले खर वर्णों के अनुसार तालव्य स है, मूर्धन्य स है, इनको बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? विसर्ग के बाद में च या छ आ जाए तो तालव्य स करना है। विसर्ग और विसर्ग के बाद में ट या ठ आ जाए तो विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य स करना है। अन्य चाहे क वर्ग हो, चाहे प वर्ग हो, चाहे त वर्ग हो, इन सभी स्थितियों में दंते स होना है। तो यह थी आपके सत्व विसर्ग संधि। इसी प्रकार से सत्व विसर्ग संधि के अन्य उदाहरणों को अपनी सहायक सामग्री से, किताबों से देखिए, छांटिए, ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए। जितने उदाहरणों को ज़्यादा हल करेंगे उतने ही सरलता से ये समझ में आएगा। और विच्छेद करना हो तो एकदम ही सरल है। पूरे पद को ध्यान से देखिए, अपन टुकड़े कहाँ से कर सकते हैं। बीच में जो सकार आ रहा है उसके स्थान पर विसर्ग कर दीजिए, काम खत्म। पहले विसर्ग से विसर्ग तक का पहले पूरा पद हो जाएगा, विसर्ग के बाद में जो है वो उत्तर पद हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, तो ये थी आपके सत्व विसर्ग संधि। तो अभी विसर्ग संधि में मैंने आपको बताया थे तीन प्रकारों में सत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि और ऋत्व विसर्ग संधि। इनमें से अपन अभी पढ़ चुके हैं सत्व विसर्ग संधि। आगे अपन पढ़ रहे हैं उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि ये कहाँ पर होती है, इसकी क्या स्थितियाँ होती है, इसके उदाहरण कैसे बनते हैं, कैसे हल करते हैं, इनको ध्यान से देखिए। इनमें देखिए सीधा सा अपन इसको अच्छे से समझ सकते हैं। विसर्ग के दोनों तरफ, विसर्ग के दोनों तरफ अलुप्त ह्रस्व स्वर के रहने पर वहाँ उत्व विसर्ग संधि होती है। उत्व विसर्ग संधि होती है। विसर्ग के दोनों तरफ अलुप्त ह्रस्व आकार यानी कि और अलुप्त ह्रस्व आकार के रहने पर वहाँ पर उत्व विसर्ग संधि होती है। अब उत्व विसर्ग संधि होती है, बाद में देखिए और इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है उसको भी साथ में देख लीजिए। उत्व विसर्ग संधि होती है और इसमें सीधा उत्व विसर्ग का मतलब विसर्ग के स्थान पर वो होना है। तो या अपन इसमें इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वहाँ पर विसर्ग के स्थान पर वो होता है, सीधा लिख सकते हैं, रहने पर वहाँ विसर्ग के स्थान पर उ होता है। एक बात तो यह विसर्ग के दोनों तरफ अलुप्त ह्रस्व स्वर के रहने पर वहाँ विसर्ग के स्थान पर उ होता है। और क्या क्या परिवर्तन होता है उनको भी साथ में देख लीजिए। तत्पश्चात
ऊ अपने पूर्ववर्ती ए के साथ मिलकर गुण आदेश मिलकर गुण एकादेश होने से ओ रूप में प्रयुक्त होता है तथा साथ ही बाद वाले ए को पूर्व रूप होकर अवग्रह चिन्ह होकर अवग्रह चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से इसका ध्यान रखेंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर देखिए एक अलग से स्थिति बना करके देख लीजिएगा। देखिए विसर्ग के दोनों तरफ ए के बाद विसर्ग और विसर्ग के तुरंत बाद वापिस ए। ऐसी स्थिति हो तो उत्तर विसर्ग संधि होगी और उत्तर विसर्ग संधि होगी तो उत्तर का मतलब विसर्ग के स्थान पर ऊ होगा। अब पहले ए है, बाद में ये ऊ आ गया तो यहाँ गुण संधि का नियम लगता है, यानी गुण एक का आदेश होगा। गुण एक का आदेश होने से ये दोनों मिलकर के ओ बनाएंगे। अब यहाँ ओ आ गया, यहाँ पर सीधे सीधे आ रहा बाद वाला ए, तो ये स्थिति बन गई पूर्व पद का, ये ओ बन गया और बाद में ए आ रहा है। यहाँ पर वापस पूर्व रूप संधि का नियम लागू हो रहा है। पूर्व संधि का नियम लागू हो रहा है, पूर्व रूप संधि का नियम ये होता है कि पूर्व पद के अंदर ए या ओ हो और बाद में यदि ए आए तो इस ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह बना दिया जाता है। वही नियम यहाँ लागू होगा। अब यहाँ पर ए के स्थान पर यह अवग्रह चिन्ह बन जाएगा। बस इतना ही परिवर्तन होना है। तो इस स्थिति का अच्छे से ध्यान, बस यहाँ पर ये जितना भी लिखा है इस स्थिति के अंदर आ गया ये पूरा, बस ये ध्यान में रहना चाहिए। ए के बाद विसर्ग, विसर्ग के तुरंत बाद ए, ऐसी स्थिति हो तो विसर्ग के स्थान पे ओ बनेगा। ओ अपने पूर्ववर्ती ए के साथ मिलकर के ओ का निर्माण करेगा। यहाँ ओ आते ही बाद वाला जो ए पूर्व रूप संधि का नियम लगने के कारण इसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह बना दिया जाएगा। अब इसका एक उदाहरण देखिए आगे। जैसे उदाहरण है क प्लस अपी। अब देखिए क के अंदर है तो यह आ गया क के अंदर, इसके बाद विसर्ग, विसर्ग भी आ गया, इसके तुरंत बाद ए भी होना चाहिए, इसके बाद में ए भी है, अर्थात उत्तर विसर्ग संधि का नियम लागू हो रहा है। तो अब ये जो विसर्ग है इस विसर्ग के स्थान पर होगा ऊ और आगे वाली स्थिति ये आई है। अब यहाँ पर ऊ आते ही क के अंदर वाले ए को अलग कर लीजिए, अलग कर लिया, आगे विसर्ग के स्थान पे ऊ आ गया, आगे अपी जूं का जूं लिख दीजिए। अब ये दोनों मिलकर के गुण एकादेश गुण संधि का नियम लागू हो रहा है, ओ बनाएंगे। ये ओ आ गया, इधर क आधा आई है, इनको मिला करके भी लिख सकते हैं को, और आगे आ रहा है अपी। अब इधर ओ के तुरंत बाद ए आ रहा है, अर्थात पूर्व रूप का नियम लग रहा है। तो यहाँ पर अब इस
ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह बनाना है, तो ये नाम बन जाएगा आपका कोअपि। इस प्रकार से ये उत्तविषक संधि। इसका यह एक नियम आपको अभी मैंने एक स्थिति बताई है, इसके अंदर एक स्थिति और लागू हो रही है, उसके अंदर अपन उसमें आगे बात करेंगे। आज की कक्षा में अभी इतना ही।